नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। आज बेटा हम लोग CUET 2024, क्या चीज भाई? CUET 2024 इसकी तैयारी कर रहे हैं बड़े जोर और शोर से। मैंने आपको लगभग जितना आपका 90 या 95% जो भी कोर्स था हिंदी भाषा से रिलेटेड, मैं आपको वो पूरा करवा चुका हूं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि हिंदी भाषा कैसे, तो बेटा इस हिंदी भाषा का विकास हुआ, कहां से ये हिंदी भाषा आई और किस तरीके से कितनी भाषाओं में ये भाषा इंक्लूड भी है। जैसे कि हम अरबी में भी बोल लेते हैं कभी कभी, दो चार जो शब्द हैं वो हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। उर्दू के दो चार शब्द हैं जो अच्छे खासे, उर्दू के तो अच्छे खासे शब्द हैं, खैर वो आ गए हैं हिंदी में। संस्कृत से भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द अभी भी है, बात समझ गए। तो आज मैं आपको यहां पे ये बताने वाला हूं कि भाषा मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से काम करती है ना। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, बात अगर बेटा हिंदी भाषा की ही की जाए, है ना, मान लीजिए कि भाषाएं कितनी हैं? भाषा अनेक हैं, लगभग 9000 कुछ भाषाओं का अभी तक लोगों को ज्ञान है कि इतनी भाषाएं हैं। बेसिकली भाषा से मतलब क्या है? भाषा से मतलब इतना है कि एक जो इंसान है, एक जो प्राणी है, एक जो मनुष्य है, वो आप तक अपने विचार पहुंचा रहा है। सिर्फ भाषा का मतलब इतना होता है, भाषा से कोई और लेना देना नहीं होता। यानी जब अब मैं आपके साथ में हिंदी बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं आप तक अपने विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स सिंपल। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम लोग क्या है कि हम लोग हिंदी प्रदेश में जन्म लिया है हमने, ठीक है भाई। हमारी दिल्ली है, हमारा ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत जो है, उत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, मैदानी जैसे क्षेत्र हम कहते हैं, ये पूरा का पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। यहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी बोलकर थोड़ा आप पर रौब भी जड़ाते हैं। इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, गलत भाषा नहीं है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि सामने वाला अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो वो हम पे रौब झाड़ रहा है। सीखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसे प्रयोग में लाना यानी यूज करना उसका, वो थोड़ा लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, कम ही मतलब अंग्रेजी बोली जाए, हिंदी ज्यादा बोली जाए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे से जितनी भी भाषाएं आनी चाहिए, एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी भाषाएं मनुष्य सीख सके उतनी भाषाएं उसको सीखनी भी चाहिए, बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हिंदी भाषा क्या है और भाषा प्रॉपर रूप से मनुष्य के जीवन में यानी हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभावकारी होती है। बात समझ में आ गई? चलिएगा। हिंदी भाषा मनुष्य के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज के अन्य लोगों से भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मैंने आपको वही बताया ना कि लैंग्वेज केवल एक ही काम करती है, भाषा केवल एक ही काम करती है कि जो हमारे विचार हैं और भाई जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, समाज क्या है? समाज यानी लोगों का ग्रुप है? बात समझ रहे हो ना? लोगों के द्वारा बनाया हुआ, या फिर जहां जिस स्थान पर अधिक से अधिक लोग रहते हैं, जो वो दिन में क्रियाकलाप, रात में क्रियाकलाप जितने भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो एक समाज के रूप में काम करते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल जी। भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, मेरे मुख से ही उच्चारित हो रही है, कानों से उच्चारित नहीं हो रही है। वास्तव में हम तरह तरह की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जैसे के क, जैसे के, अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। क, अब हमने इसको ल क्यों नहीं कहा है? इस का को हमने क ही क्यों कह रहे हैं? इसको हमने ला क्यों नहीं कहा? क्योंकि ला बेटा ये शब्द है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको म कहा है, हमने इसको चा क्यों नहीं कहा? क्योंकि चा इस तरीके से बनता है, म इस तरीके से बनता है, ल इस तरीके से बनता है, क इस तरीके से बनता है, और क म ल, ठीक है।
या कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी ले सकते हो, मान लीजिए कमल ही ले लेंगे हम। तो कमल क्या है? अब हमने जैसे ही कमल बोला, एक तो कमल क्या हुआ बेटा, किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। दूसरा क्या है कि ये एक फूल है, ये क्या है, एक फूल है? बात समझ में आ रही है? जैसे अंग्रेजी में इसी को हम लोटस बोल देंगे। तो केवल क्या हुआ कि विचारों का आदान प्रदान हुआ, विचारों ने बोला कि ये वाली चीज है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल जी। जैसे कि कमल, केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप को ही हम क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो मनुष्य के, केवल मनुष्य के, ध्यान रखना है, ऐसी बात नहीं है कि और जानवर भी नहीं बोलते, उनकी भाषा अलग है। लेकिन अगर हम प्रॉपर रूप से भाषा की ही बात करें, अब वहां तो ना तो कोई ग्रामर होती है भाई, क्या है, जो जानवर बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है जानवर नहीं बोलते या उनकी भाषा नहीं होती, जानवरों की भी भाषा होती है, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन उसमें ना तो हमारे पास क्या होता है, ना तो उसमें ग्रामर होती है कोई भी, ठीक है, तो हम उसे अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? एकदम क्लीन एंड क्लियर जी। तो क्या कह रहा था कि केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप को ही हम क्या कह सकते हैं? हम भाषा कह सकते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल साहब। हर भाषा की अपनी एक क्या होती है, वही मैं आपसे बात कर रहा था, जो ग्रामर के बारे में मैंने आपको बताया कि जानवरों की भाषा में कोई ग्रामर नहीं होती, यानी एक व्यवस्था होती है कि कौन सी चीज को कैसे बोला जाए। जैसे कि अभी यहां पर कमल लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा हुआ था बेटा? कमल लिखा हुआ था। क्या इसको मैं ल म क बोल सकता हूं? तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, है ना। ल म क का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है ना। बस ऐसे ही क्या कह रहा था कि हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं अब देखेंगे हम यहां से आगे जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, कौन कौन सी, कैसी कैसी भाषाएं थी, ठीक है भाई। यहां तक आपने अपनी कॉपी में आराम से बेटा लिख लिया होगा, लिख जरूर लेना, ताकि आप लोग जिस टाइम पर आपका पेपर आए उस टाइम पर आप भूले नहीं। जैसे ही खोल के देखें तो देखें कि हाँ जेपी सर ने क्या कराया था, और तुरंत एकदम आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साहब। एक बार लिखना बहुत अच्छा होता है 100 बार बगैर पढ़ने के, यानी एक बार आप 100 बार याद कीजिए, समझना मेरी बात को। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपने वो चीज लिख ली याद करते करते, यानी अपने आप स्वयं से आपने वो चीज लिख ली, तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाती है, ठीक है भाई। आपकी जो याददाश्त है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी, वो क्या होगा, उसमें लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए वो आपके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अगर भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए, है ना, मतलब टाइम की दृष्टि से देखा जाए, तो इसको निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सी है बेटा? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये कब से लेकर कब तक रही? तो ये 2000 बीसी से लेकर 5000 बीसीई। याद रखिएगा, अब आपको जो पढ़ाते हैं ना बुकों में जो मिलता है, वो बीसी की जगह पर बीसीई मिलेगा, है ना, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, ये ऐसे करके कर दिया है। और एडी की जगह पर आपको केवल व केवल सीई मिलेगा, है ना, कॉमन एरा यानी जो चल रहा है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एडी और ये बीसी के चक्कर में कि सर हमने तो दूसरे उसमें ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए बात करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये रही थी बेटे 2000 बीसी से लेकर 5000 बीसी के आसपास तक, ठीक है। ये 500 बीसी लिख दिया है, गलती हो गई होगी टाइपराइटर से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2000 बीसी से लेके 5000 बीसी तक का कालक्रम है। इसी को हम प्राचीन जो आर्य भाषा है, ये जो आर्य भाषा का मतलब क्या होता है, जो भाषा सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा थी। भाई कौन सी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बोली जाती थी, जो भी भाषा बोली जाती थी, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उस दिन हिस्ट्री रीराइट जरूर होगी, मैं आपको फिर बता रहा हूं। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें लिखी गई हैं, उस भाषा को जिस दिन पढ़ लिया गया, उस दिन इतिहास बदल जाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात करते हैं, या पहली बात करते हैं हम वैदिक संस्कृत भाषा के बारे में।
ये भाषा कब से लेकर कब तक रही है? तो ये भाषा रही है 2000 बीसी से लेके 800 बीसी तक। बात समझ में आ गई? कब से लेके? तो 2000 बीसी से लेकर 800 बीसी तक ये भाषा रही है। वैदिक संस्कृत भाषा का मतलब क्या है? वैदिक संस्कृत भाषा का मतलब सिर्फ इतना है कि वेदों में जो भाषा का यूज किया गया है, ठीक है। वेद कितने हैं हमारे पास? 4 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और चौथा कौन सा है भाई? अब मुझे ही याद नहीं आ रहा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं हमारे पास। तो उन वेदों में जिस भाषा का यूज किया गया है उसी को हम वैदिक संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। नंबर सेकंड क्या है? संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत भाषा। इस संस्कृत का मतलब क्या है? याद रखिएगा, जो हमारे पास उपनिषद लिखे गए हैं, है ना, क्या चीज? उपनिषद जो लिखे गए हैं उन भाषाओं में जो जिस संस्कृत भाषा का यूज हुआ है, ये है वो संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा, जिसके हम क्या कहा जाता है 800 बीसी से लेकर 500 बीसी तक के बीच में रही है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में, है ना। मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सी भाषा कब से लेकर कब तक रही है? तो ये रही है बेटा 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक। इसमें याद रखना है, ये सीई कहीं कहीं तो में लिखा मिलेगा, है ना। तो एडी से एडी को रिप्लेस कर दिया गया है किसके थ्रू? सीई के थ्रू, यानी कॉमन एरा बोल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। ये मध्यकालीन आर्य भाषा कौन सी है भाई साहब? ये मध्यकालीन आर्य भाषा वो भाषा है जिसको हम अब संस्कृत के तौर पर पढ़ते हैं, या फिर जो संस्कृत आज बोली जाती है। कहीं कहीं भारत में 2-4 गांव, 10-20 गांव आज भी ऐसे हैं दक्षिण भारत की तरफ जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। अब बात करते हैं हम पाली यानी प्रथम प्राकृत भाषा के बारे में। ये कब से लेकर कब तक रही है? तो ये रही है बेटा 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक। द्वितीय क्या है, यानी दूसरी क्या है? प्राकृत, द्वितीय प्राकृत भाषा कब से लेकर? तो 1 एडी से लेकर 500 एडी तक जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो प्राकृत भाषा में हुई हैं। इनका मतलब सीधा सीधा इतना है, या फिर ये जो प्रथम प्राकृत भाषा है, जो अशोक वाला टाइम होता है ना, जब बुद्धा वगैरह और ये सारी चीजें लोग आए थे, अशोका वगैरह, चाणक्य वगैरह, ये उन भाषाओं की बात कर रहा है यहाँ पे। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये अब क्या हुआ है कि प्राकृत भाषा से ही एक और भाषा निकली थी जिसका नाम था अपभ्रंश भाषा या तृतीय प्राकृत भाषा, जो कब से लेकर कब तक रही है? ये रही थी बेटा 500 एडी से लेकर 1000 एडी के बीच में, यानी 500 सीई से लेकर 1000 सीई के बीच तक ये भाषा यहां तक रही थी। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, उसके बाद में लिख लेना। अगर आपको चाहिए कि सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, हमें समझना पहले है, हम बाद में लिख लेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, हर बार आपको हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। हालांकि जैसे ही बेटा अभी थोड़ा और काम चल रहा है, एक हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पे आपको सारी की सारी पीडीएफ के तौर पर वो सारा का सारा मटेरियल आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने आपको यहां तक बता दिया है कि अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत भाषा कब से लेकर, तो 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक रही है। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, जो आज भाषा हमारे यहां पर बोली जाती है, नॉट हिंदी। याद रखिएगा, अभी हिंदी का तो बहुत बाद में बात आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। अच्छा, आर्य का मतलब क्या है? ये आर्य का मतलब नहीं समझ में आया क्या आपको कभी भी? चलिएगा, आर्य का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च, है उच्च। और लो, मैंने आपको इसका एक तरीके से पर्यायवाची शब्द बता दिए, ठीक है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च, ज्ञान। ज्ञान इसी को बोला जाता है आर्य को। बोलते हैं ना कि आर्य वहां से तजाकिस्तान से आए थे, कि उत्तरी उससे ध्रुव से आए थे, कि वहां से आए थे। कोई कहीं से नहीं आया था, सबने भारत में ही जन्म लिया था, यहीं से पले बड़े और यहीं की मिट्टी में वो चले भी गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो केवल आर्यों का मतलब इतना होता है जिन्होंने वेदों की रचना की है, जिन्होंने उपनिषदों की रचना की है, जिन्होंने जो टेक्स्ट हैं जिनको हम ब्राह्मण टेक्स्ट बोलते हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं, उनको भी उन्हीं के द्वारा रचा गया है। बाद में उनको बता दिया गया कि ये ब्राह्मणिकल या फिर ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं, ठीक है। इन चीजों का प्रमाण कोई नहीं है।
प्रमाण कोई नहीं मिलता कि किसने क्या चीज रची है। जैसे अब मैं बात करूं ऋग्वेद के बारे में, तो आज तक कोई नहीं बता सका है कि ऋग्वेद की रचना करने वाला कौन था, कौन नहीं था, किसके द्वारा वेदों की रचना की गई। हाँ, ये जरूर है कि उपनिषदों की रचना किसके द्वारा की गई है, तो उपनिषदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है, ना कि ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी जो महान ऋषि, जिनको बहुत बड़ा ज्ञान हुआ करता था, जिनको आप अपनी भाषा में साइंटिस्ट कह सकते हो, ठीक है, जिनको आप अपनी भाषा में साइंटिस्ट कह सकते हो, उनके द्वारा इन चीजों की रचनाएं की गई हैं। बहुत पहले की ये बातें हैं। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, तो डॉक्टर हार्ने ने 1800 एडी में, यानी आज से लगभग आप मान के चलिएगा 223 साल पहले, है ना, 223 साल पहले इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का किया था, जबकि भारत में तो बहुत पहले से ही भाषाएं मौजूद थी, है ना। वर्गीकरण किया था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी निम्नलिखित हैं? नंबर फर्स्ट 1 पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी गौड़ियन, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 1 पूर्वी गौड़ियन। इसी से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, तो इसी से निकली है पूर्वी हिंदी, ठीक है भाई, बंगला, असामी, उड़िया। कौन कौन सी भाषा निकली है पूर्वी गौड़ियन से, तो पूर्वी हिंदी, बंगला, असामी, उड़िया। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, बंगला, असामी, उड़िया। मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट बोलना है। नंबर सेकंड क्या है बेटा? नंबर सेकंड है पश्चिमी गौड़ियन। पश्चिमी गौड़ियन का मतलब क्या है? ठीक है, जो लोग पश्चिम की साइड में, यानी भाई जो लोग आगरा, या फिर एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, आगरा से आगे कौन सा शहर पड़ेगा आपका, जो भी शहर पड़े, वहां से स्टार्टिंग होती है पश्चिम की, है ना, वहां से स्टार्टिंग होती है पश्चिम की। या फिर आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि कुछ कुछ भाग मध्य प्रदेश वाला भी इसमें टच करता है, ठीक है। लेकिन अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि पश्चिमी गौड़ियन के बारे में, तो वो उससे कौन कौन सी, तो पश्चिमी हिंदी जिसे हम बोलते हैं, या मैं फिलहाल बोल रहा हूं, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी, इसी से निकली है। अब बात करते हैं हम उत्तरी गौड़ियन की, तो गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, ये जो तीनों भाषाएं हैं ये इससे निकली हैं। अब करते हैं हम दक्षिणी गौड़ियन के बारे में, तो जो मराठी भाषा है, ठीक है, जो लोग मराठी बोलते हैं वो लोग किससे निकली है वो, तो याद रखिएगा वो दक्षिणी गौड़ियन से निकली है। ठीक है भाई, आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे मैं आपको कल बताने वाला हूं पूरी भाषाओं के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल मिलता हूं, लेकिन याद रखिएगा हर एक बच्चे तक आपको शेयर करनी है दबा के, चाहे वो पापा की परी हो, चाहे वो मम्मी का मगरमच्छ हो। ठीक है भाई, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।